सो थ्योरेटिकली ह्यूमंस एक एस्टेरॉइड से भी लड़ सकते हैं जिसमें पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की पावर हो। हाँ, मगर ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। चलो आज टाइम ट्रैवल करके चलते हैं 66 मिलियन साल पहले के लेट क्रिटेशियस पीरियड में। उस वक्त ह्यूमंस नहीं थे, सिर्फ डायनासोर्स ही राज करते थे। यहाँ टीरेक्स एक ट्राइसेराटॉप का पीछा कर रहा है, या फिर एक बड़ा सा एल्मासोरस जो दुनिया का सबसे बड़े जानवरों में से एक था। वो टेक्सास के लैंडस्केप पर खड़ा होता था। और हाँ, याद रखना, एल्मासोरस के साथ साथ एनोसोरस से भी बचना पड़ता था। अगर तुम बस एक पीसफुल शाम एंजॉय करने वाले होते खुले आसमान और स्टार्स के नीचे, तो अचानक से एक ब्राइट न्यू लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के स्काई में दिखाई देती। वो पहले तो एक स्टार जैसी लगती, बस थोड़ा सा ट्विंकल करती हुई, पर कुछ घंटों में ये ज्यादा ब्राइट हो जाती है। अगले दिन तुम फिर से देखते कि वो स्काई की सबसे ब्राइट चीज बन गई होती, इतनी ब्राइट कि प्लैनेट्स और मून को भी आउटशाइन कर देती। और हाँ, फाइनली वो सन को भी आउटशाइन कर देती। ये न्यू स्टार असल में चिक्सलूप एस्टेरॉइड था, जिसके इम्पैक्ट से मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला में एक बड़ा क्रेटर बना था। ये एस्टेरॉइड 12.5 मिनट्स पर सेकेंड की डेंजरस स्पीड से अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसा है और सिर्फ 3 सेकंड्स में 60 माइल्स का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर लेता है। इतना फास्ट कि हवा भी साइड नहीं हो पाती और बस एक ब्लिंक के अंदर ही हवा थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में गर्म हो जाती है। और एस्टेरॉइड के ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले ही इस सुपर हॉट एयर का एक बड़ा हिस्सा युकातान पेनिनसुला के पास वेपराइज हो जाता है और फिर एक फ्लैश के साथ एस्टेरॉइड अर्थ से टकराता है, जिसका इम्पैक्ट सेंट्रल अमेरिका के ऊपर होता है। एक बहुत ही लाउड बूम के साथ ये हर जगह एको करता है और ये सिर्फ ग्राउंड को ही स्मैश नहीं करता, बल्कि सॉइल और रॉक को भी बिल्कुल किसी लिक्विड की तरह फ्लो करवा देता है। इसके बाद एक ऐसा बड़ा होल बनता है जो अर्थ के इनर लेयर्स तक पहुंच जाता है और इससे लाखों टन्स डेब्री 20 माइल्स तक ऊपर उछल जाती है। इस इम्पैक्ट की एनर्जी मॉलिक्यूल्स को इतना फास्ट मूव करवा देती है कि वो सन के सरफेस से भी ज्यादा हॉट हो जाते हैं। एक जायंट प्लाज्मा बॉल क्रिएट होता है सुपर हॉट चार्ज्ड गैस के साथ, जो वेपराइज्ड रॉक से भरा होता है। शॉक वेव और हीट की वजह से क्रैश साइट के आसपास का एरिया इंस्टेंट गैस में बदल जाता है। अर्थक्वेक पूरे ग्लोब में फैल जाते हैं और डेब्री जब आसमान से गिरता है तो हवा से रब होते होते इतना गर्म हो जाता है कि दुनिया भर में फायर लग जाती है। ये हीट ऐसी होती है जैसे ओवन को मैक्सिमम टेम्परेचर पर कर दिया हो। जंगल, पेड़ सब जल सकते हैं और पूरे प्लैनेट पर फायर फैल जाती है। और फिर डायनासोर्स वाइप आउट हो जाते हैं और मैमल्स का राइज होता है। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। सिर्फ कुछ स्मॉल बर्ड्स और छोटे क्रीचर्स ही बचते हैं। अब सोचो, अगर तुम उस टाइम में ह्यूमन होते तो आखिर फिर सर्वाइव कैसे करते? हाँ, कुछ एनिमल्स ने तब भी सर्वाइव किया था और हम उनसे सीख सकते हैं। बर्ड्स जो ग्राउंड पर रेस्ट करती थीं, वो ही बची। स्मॉल मैमल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स अपने आप को अंडरग्राउंड बरों में हाइड कर लेते थे। क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स पानी में छुप गए। अगर तुम इम्पैक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर होते और फास्ट रिएक्ट करते तो जरूर बचे रह सकते थे। इम्पैक्ट 10,000 माइल्स दूर होता और तुम्हें तुरंत अंडरग्राउंड जाना पड़ता। इस इम्पैक्ट की पावर को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। और हाँ, केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हें अर्थ का शेक होना कम से कम 30 मिनट बाद फील होगा। एक डीप केव जिसमें नैरो एंट्रेंस हो, वहां छुप जाना, जो बिल्कुल परफेक्ट होती डेब्री और हीट से बचाने के लिए। अंडरग्राउंड टेम्परेचर भी स्टेबल रहेगा। कुछ केव्स में नेचुरल वाटर सोर्स भी होता है, जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स, और तुम इंसेक्ट्स, फंगाई या छोटे जानवरों को खाकर सर्वाइव कर सकते हो। पुअर स्मॉल एनिमल्स जो केव में शेल्टर ढूंढ रहे हों, पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। पर ओशंस या किसी और लार्जर वाटर बॉडी के पास भी रहना तुम्हारे लिए गलती होती। देखने में तो लगता कि एक मैसिव एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के टाइम पर ओशन के पास रहना सेफ है, क्योंकि सी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स चेंज के लिए बफर जैसा काम करता है।
विद इन एन आवर 600 से 1000 फीट हाई कोलोसल वेव्स गल्फ कोस्ट को हिट कर सकती। यहाँ तक कि रिवर्स को ऐसा पुश लगता कि वो उल्टा बहने लगती। ये पावरफुल वेव्स कोस्टलाइन में कंटिन्यू होते हुए विद इन 6 आवर्स यूरोप, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन तक पहुंच जाती। और 15 घंटे के अंदर ऐसी कोई कोस्टलाइन नहीं होती जो इसके इम्पैक्ट का शिकार ना हुई हो। चलो मान लेते हैं अगर तुम इनिशियल ब्लास्ट से बचे भी हो तो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू हुई है। चिकागो एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट एरिया में सल्फर था जो 100 बिलियन टन्स एटमॉस्फेयर में गया और साथ ही साथ एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, जिससे एसिड रेन और स्नो स्टॉर्म क्रिएट होता है। कोल्डर प्लेसेस में ह्यूज स्नो स्टॉर्म्स लैंड को स्नो के नीचे बरी कर देते हैं और ये डे बाय डे इंक्रीज होता है। साथ ही बहुत सारा ऑयल वेपराइज होता है जो सूत बनकर एटमॉस्फेयर को बिल्कुल किसी ब्लैक पेंट की तरह कवर कर देता है। यहाँ तक कि जब एसिड रेन्स काम डाउन हो जाती हैं तब भी ये कार्बन क्लाउड्स के ऊपर ही रहता है और वॉश अवे नहीं होता है। इस सूटी लेयर की वजह से सनलाइट 90% ब्लॉक हो जाती है, अर्थ कोल्ड और डार्क हो जाता है और वो भी कम से कम पूरे 3 साल के लिए, और फिर वर्ल्ड टेम्परेचर एवरेज 50 डिग्री तक घट जाता है। और फाइनली अपनी डीप केव से निकलने के बाद तुम्हें एक ट्रॉपिकल जगह ढूंढनी होगी ताकि तुम फ्रीज न हो। इसके लिए कुछ ऐसे स्पॉट्स चंक जो फ्रॉस्ट से बचे हुए हों, जैसे कि मैडागास्कर इंडिया जो उस वक्त एक आइलैंड था, या फिर इंडोनेशिया, यही जगह थी जहां थोड़ी बहुत लाइफ बाकी थी। यहाँ प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं और फ्रेश वाटर भी मिलता है। ये बाकी जगहों से अलग थे क्योंकि बाकी सारी जगहें तो किसी ह्यूज न्यूक्लियर वेस्टलैंड जैसी लगने लगी थी। पर यह भी कोई पैराडाइज नहीं है। यहाँ पर यूजुअल सनलाइट का सिर्फ 10% ही आता है और बस इतनी ही बारिश होती है जिससे कि ये जगह डेजर्ट में ना बदले। इस चिली ग्लूमी सेटिंग में ज्यादातर फूड चेन्स ब्रेक हो चुके होते हैं और यहाँ सर्वाइव करने के लिए तुम्हें कम से कम 6 साल तक का एक्स्ट्रा फूड रेडी रखना होगा। सम थिंग्स वर लकी इनफ टू सर्वाइव। फॉसिल से पता चलता है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स जैसे रिवर्स, लेक्स, एस्चुरी बचे हुए थे और फूड ढूंढने के लिए बेस्ट शॉट्स थे। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, फिश, क्लैम्स, स्मॉल क्रस्टेशियंस और स्नेल्स भी सर्वाइव कर गए थे। यहाँ तुम्हें फूड मिल सकता था। ये जगह गर्म तो थी मगर फिर भी वॉक इन द पार्क नहीं थी। यहाँ भी तुम्हें वार्म क्लोथ्स पैक करके ले जाने पड़ते क्योंकि क्लाइमेट बहुत ठंडा हो गया था। अगर सब चीज ऐड करें तो चिकागो एस्टेरॉयड के सर्वाइवल का बेस्ट स्पॉट होगा इंडोनेशिया, एक माउंटेनियस ट्रॉपिकल कंट्री जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। यहाँ टेम्परेचर्स बेरेबल होते हैं, थोड़ा पानी मिलता और केव्स तुम्हें शेल्टर प्रोवाइड करती। ये सब तुम्हें फॉलिंग टेक्टाइड्स और इंटेंस हीट से बचा सकते थे। तुम रिवर्स और लेक्स में फूड भी ढूंढ सकते। बस एक वार्निंग है, अगर तुम फूड स्कैवेंजिंग करते हुए श्रू लाइक क्रीचर्स देखो तो प्लीज लेट देम बी, क्योंकि टाइम ट्रैवलर न जाने उनमें से कितने ही चिकागो को सर्वाइव कर पाए होंगे और उन्हें हार्म करना ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए अनफॉर्सीन इफेक्ट्स ला सकता है। शायद वही तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स के एंसेस्टर्स थे, इसलिए डोंट ईट देम।